क्या करें, एयरटेल के नेटवर्क उड़ जाते हैं सुबह के टाइम। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ये अपन जो सेक्शन पढ़ रहे हैं 198 है, ये सड़क के रख रखाव से संबंधित है। जो व्यक्ति से संबंधा, जिस प्राधिकारी से भी सरकार ने संबंधा वगैरह की है, तो सड़क को जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार क्या किया जाएगा, रख रखाव रखा जाएगा और उसी हिसाब से उसको डिजाइन वगैरह किया जाएगा। इसका दूसरा सब क्लॉज कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसी शर्तें केंद्र सरकार ने विहित की हैं, उन शर्तों के अनुसार अगर सड़कों का रख रखाव नहीं किया जाता है, डिजाइन नहीं किया जाता है, और उससे अगर जाती है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई निशक्तता आ जाती है, कोई व्यक्ति को कोई निशक्तता वगैरह आदि आ जाती है, अगर किसी व्यक्ति को कोई निशक्तता वगैरह आ जाती है, तो जिससे संविदा की गई है, तो ऐसा ऐसा प्राधिकारी या संविदाकार या ग्राही जिससे संविदा की गई, कुल मिला के उससे क्या होगा, उसको जो उससे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और वो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा और उसका संदाय धारा 164 बी के अधीन गठित निधि से किया जाएगा। तो ये कह रहा है 164 बी में एक निधि बना जाएगी, 164 बी की निधि से किया जाएगा, एक निधि होगी, उससे उसका क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, तो उसका भुगतान 64 बी में बनाई गई निधि से किया जाएगा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कुल मिला के ये है कि जो भी सड़कें वगैरह बनती हैं, तो पहले ही आजकल सरकार क्या करती है, उसके रख रखाव मेंटेनेंस के पहले ही जो है कुछ राशि जो है इस तरीके से रख लेती है। अगर वो सड़क दुर्घटना होती है और उस वजह से होती है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या निशक्तता आ जाती है सड़क की खराबी की वजह से, है ना, तो उसमें जो है सरकार, जो भी कंपनी वगैरह होती है, जो ग्राही जिससे संविदा की है सरकार ने, उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके लिए सरकार रखती है, उस निधि से जो है उस रकम की पूर्ति की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि 1 लाख रुपए, बस इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए और कोई खास नहीं। तीसरा कहता है उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा। अब ये कह रहा है कि न्यायालय किन किन बातों को जो है ध्यान में रख सकता है। पहला कहता है सड़क की विशेषता और ऐसे यातायात की प्रकृति और किस्म जिसके द्वारा उसे युक्तियुक्त रूप से सड़क के डिजाइन के अनुसार उपयोग किया जाना संभावी है। तो ये सब चीज जब न्यायालय कोई भी मामला देखता है, तब वो सड़क की, चूंकि सड़क से संबंधित कोई मामला है, इसीलिए तो सड़क की विशेषता, यातायात की प्रगति, इन सारी चीजों को जो है न्यायालय जब भी निराकरण करेगा ध्यान में रखेगा। डिजाइन कैसे की गई थी, ये सारी चीजें। दूसरा, उस विशेषता की सड़क और ऐसे यातायात का उपयोग के लिए लागू रख रखाव संनियमनों या मानक, तो क्या मानक वगैरह थे, ये तो कॉमन बातें हैं, क्योंकि रोड की बात है तो इन्हीं चीजों को जो है न्यायालय देखेगा। मरम्मत की वह स्थिति जिसमें सड़क के उपयोग करने वाले उस सड़क को पार किए जाने की प्रत्याशा करते हैं, कैसी मरम्मत वगैरह टेम्परेरी जो की जाती है। क्या सड़क के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अभियंता यह जानता था या उससे यह जानने की युक्ति रूप से प्रत्याशा की जा सकती थी कि सड़क के उस भाग की जिससे कार्रवाई संबंधित है स्थिति के कारण सड़क का उपयोग करने वाले के खतरे में पड़ने की संभावना। तो ये भी देखेगा न्यायालय के जो भी प्राधिकारी था, रख रखाव जो उसका करता था, वो इस बात को जानता था कि सड़क जो है लोगों के उपयोग के लिए युक्तियुक्त नहीं रह गई है, उसकी मरम्मत, मतलब अगर उस पर लोग चलेंगे तो उनको खतरा हो सकता है। ये सारी चीजें जो है निराकरण करते समय देखेगा। क्या सड़क के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अभित प्राधिकारी से युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा था कि हेतु उद्भूत होने के पूर्व सड़क के उस भाग की मरम्मत करना है, मतलब ये कि उस मत की जानी चाहिए, ये सारी पर जो आप देखते हो कि जब कभी कोई काम चलता है या कोई गड्ढा वगैरह हो जाता है, तो एक एक बोर्ड वगैरह लगा के रख दिया जाता है ना, तो इस तरीके से देखा जाएगा न्यायालय की भाई इस तरीके की चेतावनी थी या नहीं थी, ये सारी चीजें। ऐसे अन्य विषय जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए, ये सारी चीजें जब न्यायालय निराकरण करेगा, जुर्माने का जब निराकरण करता है, तो ये सारी चीजें न्यायालय देखता है। तो ये कॉमन सी बात है, इसको अपन को नहीं देखना, अपन को बस इतना देखना है कि अगर सड़क दुर्घटना में सड़क की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उससे मतलब उसको उसको कोई निशक्तता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिलाया जाएगा और वो जुर्माना जो है 164 बी की निधि से उसका भुगतान किया जाएगा। ये अपन को बस इतना सा इसमें याद रखना है।
स्पष्टीकरण छोड़िए। 199 कंपनियों का अपराध है। तो कंपनियों में आप जानते हैं अगर कंपनी द्वारा अपराध किए जाते हैं तो उसके प्रबंधक मैनेजर सारे के सारे लोग जो है उत्तरदायी होते हैं जब तक कि वो उसको तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते। तो इसको नहीं पढ़ना, इसमें ना कोई शास्ति है ना कोई जुर्माना दिया गया है, बस इतना लिखा है कि कंपनी वगैरह सारे के सारे लोग जो है उत्तरदायी होते हैं। कंपनी में कंपनी भी उत्तरदायी होती है, उसके निदेशक वगैरह और जो भी उस समय जो उसका मैनेजमेंट वगैरह कर रहा होता वो समस्त व्यक्ति जो है जिम्मेदार माने जाते हैं अगर उनकी मौनानुकूलता में या उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाता है जो इस अधिनियम से संबंधित है। बाकी कुछ नहीं है। 199 ए जो है जुड़ा है, ये किशोरों के बारे में है, ये थोड़ा सा देख लें। 199 ए ये किशोरों की बात कहता है कि भाई किशोर द्वारा अपराध, किशोर मतलब बालक है, किशोर तो आप जानते ही कौन है, तो किशोर मतलब एक तरीके से बालक है, उनके द्वारा अपराध। पहला कहता है जहां कोई इस अपराध इस संहिता के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है, किशोर संरक्षक या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई का दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा। ये जो नया जोड़ा है, आप जानते हैं किशोरों के बारे में कि भाई ये नाबालिग बच्चे मतलब 18 साल से कम है उनके लिए अगर मान लीजिए वो दोषी होता है तो कौन समझा जाएगा, उसका संरक्षक, उसका किशोर संरक्षक या मोटरयान का स्वामी। तो ये याद रखेंगे किशोर संरक्षक, तो सीधा संरक्षक लिख लीजिए, संरक्षक या फिर मोटरयान का स्वामी। संरक्षक मतलब किशोर का संरक्षक, जो किशोर की संरक्षकता जिसके हाथ में, चाहे माता पिता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है ना, संरक्षक कोई भी हो सकता है। संरक्षक माता पिता, नौचर संरक्षक तो माता पिता होते ही हैं, या फिर माता पिता के साथ नहीं रहता कहीं और रहता है तो जिनके साथ रहता है वो संरक्षक हो जाते हैं ना, कोई भी हो सकता है। तो संरक्षक या फिर मोटरयान का स्वामी, ये कौन हो सकते हैं, ये उत्तरदायी होंगे। अगर किशोर कोई दुर्घटना करता है या अपराध होता है इस अधिनियम के तहत तो कौन दंडित किया जाएगा, संरक्षक या मोटरयान का स्वामी। ये याद रखना आपको, संरक्षक और मोटरयान का स्वामी को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई का दायी होगा और तदनुसार दंडित भी किया जाए। परंतु कहता है, परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे संरक्षक के स्वामी को इस अधिनियम के में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। ये तो आप जानते ही कॉमन नियम है। अगर जो संरक्षक है या उसका मोटरयान का स्वामी है वो ये कह देता है कि साहब मेरी जानकारी नहीं थी, मेरी जानकारी के बगैर ऐसा अपराध हुआ है या मैंने रोकने की कोशिश की थी, और फिर भी अपराध हो जाता है तो फिर उनको दोषी नहीं माना जाएगा। कुल मिला के बच्चे जो गाड़ियां उठा के ले जाते हैं ना घर पे, उसके लिए ही अपराध है कि आपके बच्चों, आपको पता है आपका बच्चा नाबालिग है, अभी गाड़ी नहीं चलाता, आपने उसको गाड़ी दे दी गाड़ी चलाने और ऐसे में वो कोई एक्सीडेंट कराता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार है। सीधी सीधी सी बात है कि आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। हाँ, अगर आप ये साबित कर देते कि इससे हमें तो पता ही नहीं था, कब ले गया उठा के, हमने गाड़ी नहीं दी, चुपचाप से ले गए, तो फिर आप दोषी नहीं होंगे, है ना। जब आप कह देते कि हमें पता नहीं था, हमारी जानकारी के अभाव में ले गया या हमने रोकने की कोशिश की फिर भी ले गया, ऐसा साबित कर देते तो जिम्मेदार नहीं होंगे, वरना संरक्षक और मोटर यान का जो स्वामी है वो जिम्मेदार होगा। स्पष्टीकरण छोड़िए। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन शास्ति के अतिरिक्त ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 25,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है कि भैया शास्ति तो होगी ही होगी, उसके अलावा जो संरक्षक है उसको 3 वर्ष तक का कारावास, संरक्षक को 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माना है जो कितना हो सकता है 25,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास है और 25,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे संरक्षक को दोषी ठहराया जा सकता है, दंडनीय होगा। तो ये याद रखना है कि संरक्षक, ये थोड़ा अटपटी से जाए, अब संरक्षक कर रहा है उसके लिए जोड़ दिया, हालांकि इसलिए जोड़ा है कि भाई बच्चों को गाड़ियां ना दें आप, लेकिन ठीक है। 3 वर्ष तक का कारावास और 25,000 रुपए तक का क्या है, इसमें जुर्माना है ना। अगर आपका नाबालिग कोई भी आपका बालक है कोई भी है और अगर वो गाड़ी ले जाता है एक्सीडेंट करता है तो ये समझ लो आपको सजा होनी है अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो 3 वर्ष तक का कारावास है उसमें और 25,000 रुपए तक का क्या है, जुर्माना। अब देखिए तीसरा कहता है उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबद्ध ऐसे संरक्षक या स्वामी को लागू नहीं होंगे यदि अपराध करने वाले
किशोर को धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी और ऐसे मोटरयान प्रचालित कर रहा था जिससे किशोरों को चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया गया था। अब ये कह रहा है, ये भी अपवाद आ गया कि ऐसे मामलों में लागू नहीं होती जहां उसको जो है किशोर को धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, मतलब उसके पास लर्निंग लाइसेंस था और वो कोई ऐसा वाहन चला रहा था जो उसको ऑथराइज करता था, जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति दी गई थी, उस तरीके का अगर वाहन चला रहा था, मतलब कुल मिला के लर्निंग लाइसेंस था उसके पास, वो सीख रहा था उस समय, और उस समय सीखते हुए में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर ये धारा लागू नहीं होगी। ये तो कॉमन बात है कि जब किसी व्यक्ति को लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, किसी किशोर को जिस क्षमता का भी मिला हो और वो उसी तरीके का वाहन चला रहा हो, मतलब लर्निंग लाइसेंस इसका मतलब वो शिक्षार्थी लर्निंग सीख रहा है उस समय, और ऐसे में अगर दुर्घटना हो जाती तो फिर ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक। चौथा कहता है, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहां अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटरयान 12 माह की अवधि के लिए मोटरयान 12 माह की अवधि के लिए रद्द किया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि भैया वो ये तो सजा भी होगी और 12 माह की अवधि के लिए वो रद्द भी हो जाएगा। 12 माह की अवधि, जिससे जो एक्सीडेंट हुआ है वो वाहन एक तरीके से 12 माह के लिए उसका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, है ना। तो 12 माह के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा एक तरीके से जो वाहन है वो। आगे क्या कहता है, आगे तो पांचवा कहता है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहां धारा 4 और 7 के होते हुए भी ऐसा किशोर धारा 9 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति या धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे किशोर ने 25 वर्ष की आयु पूरी ना की। अब ये कह रहा है कि भैया अगर ऐसा एक्सीडेंट कर चुका है, पहले वो ऐसी दुर्घटना कर चुका है, अगर किशोर है, तो चाहे वो चालन अनुज्ञप्ति हो, चाहे उसको जो लाइसेंस की बात हो, ड्राइविंग लाइसेंस की बात कह लो, या आपकी उसको क्या कहते हैं भारी वाहन चलाने के लिए जो अनुज्ञप्तियां होती हैं। 1 मिनट, कौन सा पॉइंट था, किशोर द्वारा शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसा किशोर 25 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। चालन अनुज्ञप्ति चालन अनुज्ञप्ति मतलब कुल मिला के उससे चाहे लाइसेंस जो है, चाहे लर्निंग हो, चाहे उसके लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। चाहे लर्निंग लाइसेंस की बात करूँ या नॉर्मल जो जब लर्निंग लाइसेंस के बाद जो पक्का लाइसेंस बन जाता है, वो भी जब तक उसे प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, अगर वो एक्सीडेंट कर चुका है तो। आगे कहता है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहां ऐसे किशोर इस अधिनियम में यथा उपबंधित ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जबकि कोई अभिरक्षक दंडादेश किशोर न्याय अधिनियम 2000 के उपबंधों के अधीन उपांतरित किया जा सकेगा। तो ये क्या कह रहा है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा किशोर इस अधिनियम में यथा उपबंधित ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जबकि अभिरक्षक दंडादेश किशोर न्याय अधिनियम 2000 के उपबंधों के अधीन उपांतरित किया जा सकता है। ये कह रहा है कि किशोर अधिनियम के तहत उस पर उपांतरित किया जा सकता है, उनके वही संरक्षक वगैरह हैं, तो यहाँ जुर्माने से वो दंडनीय होगा। लेकिन कुल मिला के जुर्माने से दंडनीय तो होता है, लेकिन कौन जुर्माना देता है, उनकी तरफ से ये देते हैं। इस तरीके से इनको उपांतरित किया जा सकता है, उसको लगाया जा सकता है, किशोर न्याय अधिनियम जो है उसके तहत उसे जुर्माना लगाया जा सकता है, उस हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा, उस पर उपांतरित किया जा सकता है। अब 199 बी हो रहे हैं, सेक्शन 199 का बी, ये कहता है जुर्माने का पुनरीक्षण। दोबारा से ये कहता है, इस अधिनियम में यथा उपबंधित जुर्माने को मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्मानों के मूल्य से 10% से अनधिक की ऐसी रकम तक बढ़ाया जा सकेगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। ये सरकार ने ऐसे जुर्माना बढ़ा दी जैसे कोई किराया हो। सरकार कह रही है कि भैया जो है जुर्माने की जो रकम है वो 1 अप्रैल को वार्षिक आधार, मतलब 1 अप्रैल एक डेट मान ली कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तो आपका 1 साल हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्मानों के मूल्य में
जो भी जुर्माने निर्धारित किए गए हैं अधिनियम में, विद्यमान जुर्मानों के मूल में 10% से अनधिक की ऐसी रकम बढ़ाया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा, तो 10% की रकम सरकार हर साल बढ़ाएगी। जो फैक्ट है ऑटोमेटिकली 10 साल के लिए जो है क्या करेगी सरकार, जो रकम निर्धारित की है 10% करके बढ़ाती जाएगी। जैसे घर का किराया बढ़ता है ना, हर साल बोले 10% बढ़ाएंगे हम, तो वैसे सरकार यहाँ जुर्माने भी बढ़ाएगी अधिनियम में। तो सरकार ने ये प्रोविजन इसीलिए जोड़ा है कि बार बार कौन संशोधन करे कि भाई जुर्माना बढ़ाना, सीधा जोड़ दो कि साहब हर साल वो अपने आप ही 10% बढ़ जाएगा। तो ये लिख दिया है कि भाई 10% करके हर साल क्या होगा, जुर्माने की जो रकमें हैं वो बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए 200 कहता है कतिपय अपराधों का समन, ये राजीनामे की बात कहता है भाई समन। सेक्शन 200 क्या है, समन। ये कहता है धारा 177, 178, 179 और 180, 181, धारा 182, 182 ए, उपधारा 1, उपधारा 3, उपधारा 4, या धारा 182 बी, 183 की उपधारा 1, उपधारा 2, हाथ में रखी संसूचना युक्तियों के प्रयोग तक सीमित, धारा 184, 186, 189, 190, ये काफी धाराएं दे रखी हैं। उपधारा 2, 192, 192 ए, धारा 194, 194 ए, 194 बी, 194 सी, ये काफी धाराएं, इसको खैर कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ देना कौन कौन सी। किसी अपराध का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किया गया हो या पश्चात किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, समन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात किया जा सकेगा। तो ये कुछ अपराध जो दे रखे हैं ऊपर, जो सेक्शन दे रखे हैं, ये उन अपराधों के बारे में कहता है कि उन अपराधों के बारे में जो है जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा अभियोजन संस्थित करने के बाद या पूर्व, मतलब दोनों अवस्थाएं, बाद भी किया जा सकता है और पहले भी किया जा सकता है। तो उन अपराधों में क्या किया जा सकता है, वो क्या कहते हैं, समन किया जा सकता है। समन मतलब एक तरीके से राजीनामा किया जा सकता है। जो भी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात। तो बस ये कह रहा है कि अभियोजन के संस्थित करने के बाद या पूर्व, दोनों में से किसी भी समय जो है उसमें समन किया जा सकता है, राजीनामा वगैरह जो है किया जा सकता है। कौन करेगा, जो भी राज्य सरकार जिसको भी प्राधिकृत करती है प्राधिकारी को, उसके द्वारा किया जा सकता है। परंतु लिखा है, परंतु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त अपराधी से समुचित सेवा की अवधि का अपवंचन करने की अपेक्षा कर सकती है। तो ये कह रहा है कि भाई जो समन किया जाएगा उसमें राशि वगैरह क्या होगी, क्योंकि जब राजीनामा करते हैं तो कोई एक रकम फिक्स होती, तो वो रकम भी जो है राज्य सरकार फिक्स करेगी, उतनी रकम से क्या किया जा सकता है, राजीनामा किया जा सकता है, समझौता एक तरीके से किया जा सकता है। लेकिन दूसरा एक कंडीशन और लगा रहा है कि भाई सरकार जो रकम है वो तो आपको देनी पड़ेगी, जो भी सरकार ने फिक्स की हो उस पर आपका समझौता हो जाएगा, राजीनामा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कह रहा है कि भैया सरकार जो है आपसे सामुदायिक सेवा की अवधि का भी वो क्या कर सकती, अपबंधन वचनबद्ध करने की अपेक्षा, मतलब आपसे वचन ले सकती, मतलब आपसे जो सार्वजनिक सामूहिक सेवाएं होती है ना, उसके लिए भी आपसे कह सकती, मतलब आपसे सरकार जो है समन कर रही है, मतलब एक तरीके से राजीनामा कर रही है, राजीनामा कर के लिए जो रकम है सरकार ने निर्धारित, वो तो आपको देने पड़ेगा। इसके अलावा सरकार कुल मिला के आपकी सेवाएं भी ले सकती। मान लो आपका कोई वाहन है, कोई अत्यावश्यक सेवा है, कोई सामुदायिक सेवा है, उसमें आपका वाहन बोल सकती है कि भैया 1 महीने के लिए अपनी सेवाएं दी, सेवाएं मतलब वाहन का इस्तेमाल करेगी सरकार आपका, और आपको वो सेवाएं देनी भी पड़ेगी, साथ में जुर्माने की रकम भी देनी पड़ेगी जो राजसमंद में है। इसके अलावा वो सेवाएं भी आपको देनी पड़ेगी, जो सामुदायिक सेवाएं हैं उसमें सरकार आपके वाहन वगैरह जो भी है उसको लगा सकती है, उसमें आपको निःशुल्क सेवा देनी पड़ेगी कुल मिला के सरकार को, तो वो भी सरकार जो है कर सकती है। दूसरा कहता है जहां किसी अपराध का समन उपधारा 1 के अधीन किया गया है, वह अपराधी को यदि वह अभिरक्षा में हो निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बाद में उसके विरुद्ध आगे कार्रवाई नहीं होगी। ये तो आप जानते हैं, जब समन हो गया, राजीनामा हो गया, अगर कोई व्यक्ति जो है अभिरक्षा में कस्टडी में है तो उसको छोड़ दिया जाएगा और उसके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु कहता है, परंतु इस धारा के अधीन समन के होते हुए भी ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि उसी अपराध के पूर्व में किया जाना समझा जाएगा कि वह पश्चातवर्ती अपराध किया गया। क्या कह रहा है, परंतु इस धारा के अधीन समन के होते हुए भी ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उसी अपराध के पूर्व में किया जाना समझा जाएगा
कि क्या पश्चातवर्ती अपराध किया गया, तो ये अवधारण के बारे में कह रहा है कि जब भी अवधारण करना है तो ये समझा जाएगा कि जो अपराध है पूर्ववर्ती अपराध में किया गया था, पश्चातवर्ती जो अपराध है पूर्ववर्ती अपराध में किया गया था। परंतु कह रहा परंतु यह और कि किसी अपराध का समन अपराधों को धारा 206 धारा 1 के अधीन कार्रवाइयों से या चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता या संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्यता से यदि लागू उन्मुक्ति नहीं होगी। जो अभी बताया कि भैया इसमें शर्त लगा सकती कि भी सामुदायिक सेवा देना पड़ेगी। दूसरा, अगर ऐसा राजीनामा वगैरह हुआ है, समन वगैरह हुआ है, तो उस मामले में वो जो प्रशिक्षण की बात कह रहा है, तो प्रशिक्षण की अगर आपको अनुमति सरकार कहती कि प्रशिक्षण वगैरह लीजिए, तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। समन हो गया, राजीनामा हो गया, तो उन चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब आपको प्रशिक्षण, अगर सरकार ने कहा है प्रशिक्षण लें, ट्रेनिंग लें, तो ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगी, और जो आवश्यक सेवा है, सामुदायिक सेवा है, वो भी आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन 201 201 कहता है यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति, मतलब अवरोध डालते हैं ना कई लोग, रोक टोक करते हैं, उसके बारे में ये कहता है। जो कोई किसी यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति में रखेगा जिसके लिए यातायात का मुक्त प्रवाह अवरुद्ध होता हो, तो वह जब तक यान उस स्थिति में रहता है 500 रुपए तक की शास्ति के लिए दायी होगा। ये कह रहा है कि भैया आप जो यान को रखते हो उसको ठीक तरीके से रखिए। आप अगर उसको इस तरीके से रखते हैं कि जो भी परिवहन है, जो लोग निकलते हैं, उनको दिक्कत होती है या अवरुद्ध होता है मार्ग, तो ऐसे में कह रहा है कि जब तक आपका वाहन रखा रहता है उस समय तक 500 रुपए तक की शास्ति। तो कितना जुर्माना है? 500 रुपए का जुर्माना है। अगर आप जो है कुल मिला के भीड़ भाड़ी मार्केट में देखा नहीं है, कई लोग जाते हैं चालू मार्केट और गाड़ी भी ठीक से नहीं लगाते, बीच में लगा के रख गए, अब लोगों को निकलने आने जाने में दिक्कत हो रही है, बाधा आ रही कुल मिला के। तो ऐसे में जो कह रहा है कि इस तरीके से अगर आप बाधा डालते हो, तो ऐसे में 500 रुपए, जब तक आपका वाहन खड़ा है, 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किए जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु दुर्घटना ग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय विधि के अधीन निरीक्षण की औपचारिकता पूरी हो जाती है। ये क्या कह रहा है कि भैया जी तब दायी होगा जब निरीक्षण की औपचारिकता, जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन, अगर मान लो कोई दुर्घटनाग्रस्त वाहन वगैरह है, तो वो कब पूरा होगा? जब वो औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है, मतलब जो भी निरीक्षण वगैरह होता है वो पूरा कर लिया जाता है, तब शास्ति का दायी होगा। परंतु आगे कहता है, परंतु यह और कि जहां यान किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण द्वारा हटाया जाता है, वो हटाए जाने का प्रभार यान के स्वामी या ऐसे यान के भार साधक व्यक्ति से बतो। ये तो आप जानते हैं कि डो कर रहे हैं गाड़ी को, ये कह रहा है उठाकर ले जाते हैं। जो अगर आपका नो पार्किंग में या गलत जगह वाहन खड़ा होता है, तो ये लोग उठा के ले जाते हैं, आपके नगर पालिका, नगर निगम वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। तो जो आपका वाहन उठा के जो ले जाते हैं, तो ये कह रहा है जैसे ये लोग उठा के ले जाते हैं, उठाते हैं वाहन आपका, हटाते हैं उस जगह से वाहन आपका, तो ऐसे में जो कह रहा है कि जो उसका खर्चा होता है, या तो स्वाभाविक सी बात है, या तो उसका स्वामी जो मालिक है गाड़ी का वो देगा, या उस समय जिसके कब्जे में वो गाड़ी है उसके द्वारा जो है देना पड़ेगा, जो भी खर्चा वगैरह होता है। दूसरा कहता है इस धारा के अधीन शास्तियां या हटाने के प्रभार ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वसूल किए जाएंगे जिसे राजपत्र में राज्य सरकार अधिसूचित। कौन वसूलेगा? वो जो हटाने का जो खर्चा है, तो ये भी राज्य सरकार द्वारा जो भी प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो उसके द्वारा वसूले जाएंगे। तो रैंक वगैरह नहीं बोली, सीधा सीधा लिखा है कि जिसको भी राज्य सरकार ने प्राधिकृत करा हो उसके द्वारा जो है वसूले जाएंगे। जो भी प्राधिकारी राज्य सरकार निर्धारित करती है उसके द्वारा उनको वसूला जाएगा। तीसरा कहता है उपधारा 1 वहां लागू नहीं होगी जहां मोटर यान में अनपेक्षित खराबी हो गई है और हटाए जाने की प्रक्रिया में। ये तो आप जानते हैं, ये तो एक देखिए, आप किसी का वाहन जा रहा है, रास्ते में खराब हो गया, अब वो भाई चालू नहीं हो पा रहा है, उसने वहां कर दिया, तो उस मामले में ये लागू नहीं होता है कि केवल भैया खराब हो गया है, खराब होने की वजह से वहां खड़ा है और सुधारने के लिए मतलब मैकेनिक आ रहा है, टाइम लगेगा ना, उस समय तक खड़ा है, तो ऐसे वाहनों के लिए फिर जो है जुर्माना वगैरह नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो बढ़िया बढ़िया, अगर मान लीजिए कभी के दिन आपको गाड़ी करना हो खड़ी, तो गाड़ी खड़ी कर दीजिए जैक वैक लगा के और कह दीजिए खराब हो गई, है ना। तो ये इसमें बचाने का एक तरीका है। कुल मिला के ये कह रहा है, कुल मिला के गाड़ी खराब हो जाती है और आप खड़ी हुई वगैरह है, तो फिर ऐसे जुर्माना वगैरह नहीं लगेगा, है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, स्पष्टीकरण छोड़िए।
अब देखिए 202 कहता है वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। ये तो केवल पढ़ने लायक सेक्शन है, सेक्शन 202 कि वारंट के बिना कौन गिरफ्तार कर सकता है। ये लिखा है वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है धारा 184 या 185 या 197 के अधीन दंडनीय है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो शर्त बस इतनी है कि वर्दी में, कि वर्दी में अगर कोई पुलिस अधिकारी है तो वारंट के बिना जो है धारा 100 आपकी लिखी है 184 है आपकी 185 और 197 के अधीन अगर कोई अपराध इस अधिनियम के तहत किया जाता है तो वर्दी पहने पुलिस अधिकारी उसको वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तो शर्त मतलब है वर्दी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे और बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत होने लगा, पुलिस वाले बन के आगे है ही पुलिस वाले नहीं, वसूली अवैध वसूली करते हैं आजकल, बेरोजगारी ज्यादा है ना तो लोग अवैध वसूली करते हैं, बोले हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले है ही नहीं। तो वर्दी से एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है ना। तो वर्दी पहने पुलिस अधिकारी जो है वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। परंतु कहता है परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की जो धारा 185 के दिन दंडनीय अपराध के संबंध में ऐसे गिरफ्तार किया गया है धारा 203 204 में विनिर्दिष्ट उसकी चिकित्सकीय परीक्षा उसकी गिरफ्तारी के 2 घंटे के भीतर किसी रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी से कराई जाएगी और ऐसा न करने की दशा में उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा। ये कह रहा है धारा 185 की बात की जाए, दंडनीय कोई अपराध है, या धारा 203 204 के अधीन क्या की जाएगी, उसकी डॉक्टर से परीक्षा की जाएगी, और वो कितने घंटे के भीतर, 2 घंटे के भीतर कुल मिला के उसका मेडिकल कराया जाएगा अगर ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है वारंट के बगैर। और अगर आप 2 घंटे के भीतर उसका मेडिकल नहीं करा पाते हैं तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये भी कंडीशन है कि 2 घंटे के भीतर क्या कराना पड़ेगा, बगैर वारंट के अगर गिरफ्तार किया तो उसका मेडिकल, और अगर नहीं करा पाते हैं आप तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। आगे कहता है दूसरा, वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता देने। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी ने उसका नाम पता पूछा नहीं बताता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया। ये तो एक तरीके से सीआरपीसी का प्रोविजन है ना, बिल्कुल प्योर कि आपसे नाम पता पुलिस वाला पूछ रहा है और आप नहीं बता रहे हैं, तो वो प्रोविजन यहाँ भी है कि पुलिस वाला आपसे नाम पता पूछता है, ये बताओ, है ना। नाम पता पूछेगा तो नाम पता पूछेगा, उसके लिए कुछ कागज भी देखेगा ताकि वो कंफर्म कर सके कि भाई आप जो कह रहे हो वो सही है कि नहीं। कोई आधार कार्ड है आपका, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, कोई पैन कार्ड है आपका, बहुत से आईडी प्रूफ होते हैं, आप नहीं देते हो, नहीं दिखाते हो तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा कहता है मोटर यान के ड्राइवर को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी परिस्थितियों से अपेक्षित होने पर यान के अस्थायी निपटारे के लिए ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा जो अब ये कह रहा है कि भैया आपने ड्राइवर को ही पकड़ लिया, आपने ड्राइवर को ही गिरफ्तार कर लिया, तो ये कह रहा है कि भैया उसके अस्थायी निपटारा की बात इसीलिए कह रहा है कि भाई जब आप मैं किसी ड्राइव मान लो बस जा रही थी, पैसेंजर बैठे हुए थे, आप पुलिस वाले ने उस बस के ड्राइवर को जो है गिरफ्तार कर दिया। अब पैसेंजरों का क्या होगा, तो उसका अस्थायी निपटारा करना पड़ेगा ना, तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी इसकी। या तो उसी से कहेंगे कि भैया चलो तुमको गिरफ्तार कर लिया, एक पुलिस वाला संग में बैठ जाएगा, बोलो चलो इनको वहां छोड़ के आते हैं, मतलब आपके जो पैसेंजर है उनको उनके स्थान पर पहुंचाइए और उसके बाद आपको चलिए थाने चलिए। या मान लीजिए कोई व्यवस्था कर सकता है, इसीलिए ये शब्द देखा जाएगा कि ये कोई व्यक्ति जो शराब पिए है या नहीं पिए है उसके बारे में, तो उससे परीक्षण से पता पड़ जाता है। श्वास परीक्षण देखिए ये क्या कहते हैं, ब्रीथ टेस्ट टेस्ट ये याद रखेंगे ना 203। ये कहता है पहला, वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी या मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी जिससे उस विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाने वाले या चलाने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति से श्वास परीक्षण के लिए वहां या पास के स्थान में श्वास के एक या अधिक नमूने देने की उस दशा में अपेक्षा कर सकेगा जब ऐसे पुलिस अधिकारी या अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 185 के अधीन स्थान के अधीन दंडनीय कोई अपराध किए जाने का संदेह करने का कोई युक्तियुक्त कारण है। परंतु श्वास परीक्षण के लिए कोई अपेक्षा ऐसे अपराध के किए जाने के पश्चात युक्तियुक्त तौर पर तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे श्वास परीक्षण यथासाध्य शीघ्र नहीं करा लिया गया हो। ये क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है या आपका ये कौन क्या कहते हैं यातायात विभाग का कोई अधिकारी हो सकता है ना।
ये मोटरयान जो है अधिनियम, इसके तहत कोई आपका आरटीओ का कोई अधिकारी हो सकता है, मोटरयान अधिनियम के तहत कोई अधिकारी हो सकता है और पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। जब वो आपको उसको अगर संदेह लगता है, संदेह वही यही होता है कि आप शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे, आपने कोई नशा वगैरह तो नहीं किया, अगर ऐसा उसको लगता है तो वो आपका जो है श्वास परीक्षण कर सकता है, वहां कर सकता है, या वो कह सकता है कि नजदीकी कोई केंद्र हो सकता है, वहां चलने के लिए आपको कह सकता है कि भैया वहां चलिए। हालांकि आजकल वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल मशीनें आ गई हैं, तो उसी में आपसे फूंक मरवाते हैं और देख लेते हैं, वो पता पड़ जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए उसके हाथ में उस समय नहीं है कोई, तो नजदीक में उसके होगा कोई जहाँ चेक किया जाता हो, वहां पे जाने के लिए आपको, इनके खुद के होते हैं, तो वहां चेक करने के लिए वो कह सकता है कि भैया यहाँ बगल में है, आप चेक करिए। तो इस तरीके से वो चेक कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी कर सकता है और आरटीओ में कोई अधिकारी भी कर सकता है। परंतु यही कह रहा है कि युक्त युक्त समय के भीतर करना पड़ेगा। युक्त युक्त समय इसलिए होता है कि भैया उस हर चीज का, हर नशे का भी एक टाइम होता है। अब आप 10 घंटे बाद करो या 5 घंटे बाद करो तो फिर क्या आएगा, फिर तो कुछ आएगा ही नहीं ना। इसीलिए उसमें जो आपको अगर लग रहा है तो युक्त युक्त समय के भीतर उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा कहता है, यदि मोटरयान के किसी सार्वजनिक स्थान में दुर्घटनाग्रस्त और वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को यह संदेह करने के युक्त युक्त कारण है कि उस व्यक्ति के जो दुर्घटना के समय मोटरयान चला रहा था रक्त में अल्कोहल या धारा 185 में निर्दिष्ट निर्दिष्ट मादक द्रव्य के असर से यान चला रहा था, तो वह इस प्रकार मोटरयान चलाने वाले किसी व्यक्ति, अब वही बात आ गई कि शराब या कोई अन्य ड्रग्स हो सकता है, उसको लगता है कि दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना की वजह है कि इनका अल्कोहल या फिर अन्य प्रकार के ड्रग्स, दोनों बातें। आजकल तो आदमी ड्रग्स भी लेते हैं, तो ड्रग्स और अल्कोहल दोनों ही बातें हैं। ड्रग्स लेता है या अल्कोहल, और उनको लगता है कि भाई या ड्रग्स या अल्कोहल की वजह से जो है दुर्घटना घटी है, तो वो क्या क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की दशा में किसी अस्पताल में अनंत रोगी के रूप में उस अस्पताल में, दूसरा कहता है किसी अन्य व्यक्ति की दशा में या तो उस स्थान पर या उसके समीप जहां अपेक्षा की जाए, या यदि पुलिस अधिकारी उचित समझे तो पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने में श्वास परीक्षण के लिए श्वास नमूना देने की अपेक्षा करेगा। तो दोनों ही बातें कह रहा है कि अस्पताल में भी लिया जा सकता है, जैसी अपेक्षा हो जाए, जैसी परिस्थिति हो जाती है उस हिसाब से। अगर ऐसी व्यक्ति की दशा में अस्पताल में रोगी के रूप में मगर अगर वो चाहता है तो कि भाई इसका परीक्षण किया जाना। अब ये दोनों बातें इसीलिए लिखा है कि देखिए श्वास परीक्षण, अल्कोहल का परीक्षण तो भाई साहब आप कर लोगे, है ना, मशीनें आती हैं उससे कर लोगे, लेकिन ड्रग्स का नहीं कर पाओगे। तो ड्रग्स के लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वहां उसके मेडिकल, अगर उसे लगता है कि भैया कोई ड्रग्स लिए हुए है ना, तो उसका ड्रग्स का तो उसमें अल्कोहल वाली मशीन में आता नहीं है, तो नहीं आता तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में उसको जो है भर्ती करा के वहां उसका ब्लड सैंपलिंग वगैरह होगी, उससे पता पड़ेगा। और अगर और अन्य मामलों में नॉर्मली शराब वगैरह पिया है तो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, खुद ही ले सकते हैं या किसी परीक्षण केंद्र पर जाकर उसका परीक्षण करा सकते हैं, है ना, जैसा वो उपयुक्त समझे। परंतु कहता है, परंतु उस व्यक्ति से जो किसी अस्पताल में अनंत रोगी के रूप में है, ऐसा नमूना देने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जाएगी जब वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय को जिसकी अवैध देखरेख में उक्त व्यक्ति है नमूना देने की प्रस्तावना की सूचना पहले नहीं दी गई है, अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देखरेख या उपचार पर प्रतिकूल डालेगी। अब ये कह रहा है कि भाई उस समय नहीं दी जाएगी, उसका नमूना सैंपल वगैरह उस समय नहीं लिया जाएगा जब तक पूर्व में उसको सूचना नहीं दी जाए कि भैया आपका नमूना लेना, या लगता है कि भैया इसके नमूने लेने से जो है इसके स्वास्थ्य पर क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, तो फिर नमूना नहीं लिया जाएगा। तीसरा कहता है, यदि वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए श्वास परीक्षण के परिणाम स्वरूप यह प्रतीत होता है कि वह युक्त जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है यह उपदर्शित करती है कि उस व्यक्ति के रक्त में अल्कोहल है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, किंतु तब नहीं जब वह व्यक्ति अनंत रोगी के रूप में अस्पताल में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर पुलिस को लगता है भाई इनके ब्लड में जो है क्या है, एल्कोहल वगैरह है, तो वो उसको गिरफ्तार करेगी। अब ये कह रहा है अनंत रोगी के रूप में अगर गिरफ्तार वगैरह है तो फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर वो कोई रोगी वगैरह, मान लो अगर जो गाड़ी चला रहा था शराब पी के गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो ऐसी अवस्था में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब उसका खुद का ही इलाज चल रहा है, गाड़ी चला रहा था, खुद ही का एक्सीडेंट हो गया शराब पी के, अब वो बेचारा उसका इलाज के लिए पुलिस वाले ले जाते हैं, वहां उसका परीक्षण वगैरह किया जाता है, पता पड़ता है कि हाँ जिस जनाब शराब पिए थे,
अब चूंकि इलाज चला तो ऐसी अवस्था में फिर उसे वारंट के बगैर में गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जाएगा। मतलब जहाँ खुद ही रोग एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन खुद ही चोटिल हो गया है, खुद ही घायल हो गया है, खुद ही रोगी है, तो ऐसे में फिर उसको गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जाएगा। आगे कहता है यदि श्वास परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने के लिए उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने से इनकार करता है या ऐसा करने में असफल रहता है और पुलिस अधिकारी को उसके रक्त में अल्कोहल होने का संदेह करने का युक्तियुक्त कारण है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे। ये तो हो गया। अब देखिए 5वां कहता है इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब पुलिस थाने में हो श्वास परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने का अवसर दिया जाएगा। अब ये कह रहा था जब थाने में होता है तो उसको भी अवसर दिया जाएगा कि वो अपना जो है सैंपल श्वास का दे दे। आगे कहता है इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए गए श्वास परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। स्वाभाविक बात है जो आपके सैंपल लिए गए हैं श्वास के ब्रीथ के वो क्या होंगे एविडेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे, साक्ष्य में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देखिए ये 204 है, ये प्रयोगशाला की बात कह रहा है। प्रयोगशाला परीक्षण, अब ये श्वास हो गया, अब जो प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जाएगा। ये कह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे धारा 203 के अधीन गिरफ्तार किया गया है जब वह पुलिस थाने में हो ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को जो पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का कोई नमूना देने की पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी यदि यही है कि सैंपल वगैरह अगर पुलिस अधिकारी चाहता है तो उसके सैंपल वगैरह ले सकता है। डॉक्टर जो भी रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसायी है उसको कह सकता है उस व्यक्ति के अपने जो है ब्लड सैंपल दीजिए। पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के संबंध में श्वास परीक्षण किया गया है ऐसे व्यक्ति के रक्त में अल्कोहल होने के संकेत करती है। मतलब उनको लगता है कि भैया इनके जो ब्लड में जो है अल्कोहल है। दूसरा कहता है ऐसे व्यक्ति से जब उसे श्वास परीक्षण के लिए अवसर दिया गया था ऐसा करने से इनकार किया है या ऐसा नहीं किया है या करने में असफल है, मना वगैरह करा था, टाला मटोली हुई थी या किसी अन्य वजह से हो सकता है कुछ समय जो है ऐसी जब घटना हुई थी इनका सैंपलिंग वगैरह नहीं हो पाई तो उस समय के लिए जो है ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा जाता है। अब ये बात भी ब्लड सैंपल देखिए प्रयोग जब नशा होता है तो उस समय तो पकड़ लेती हैं मशीनें, लेकिन जब काफी टाइम हो जाता है उस समय के बाद जो है मशीनें नहीं पकड़ पाती और पुलिस अधिकारी को लगता है कि भाई ये नशा किए था। अब भले ही नशे में नहीं है 2 घंटे बाद, लेकिन उस समय ये नशा किए था जब हमने इसको पकड़ा था। तो ऐसे में फिर जो है उसका ब्लड सैंपल ही लेना जरूरी होता है, फिर उसको प्रयोगशाला में भेजा जाएगा तब उसमें जाके निकल के बात आती है कि हाँ वाकई में जो है ये नशा वगैरह किए था या नहीं किए था, है ना। तो इसीलिए दोनों बातों को लिखा गया है। जब ज्यादा नशा होता है या नशा पूरी अवस्था में होता है उस समय मशीन से पता पड़ जाता है, लेकिन जब नशा उतर जाता है तो फिर एक ही चारा बचता है ब्लड का सैंपल, क्योंकि ब्लड के सैंपल से तो पता पड़ जाता है अगर 24 घंटे भी पहले भी आपने शराब पी होगी तो उससे पता पड़ जाता है कि ये जो है ना शराब पी थी, है ना। तो ब्लड सैंपल इसीलिए लगवाया जाता है। परंतु कहता है परंतु जहाँ ऐसा नमूना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति कोई स्त्री है और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गया रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कोई पुरुष चिकित्सा व्यवसायी है तो नमूना किसी स्त्री की उपस्थिति में ही चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी हो या नहीं लिया जाएगा। अब ये कह रहा मान लो कोई महिला है, अब महिला का ब्लड सैंपल लेना है तो ये कह रहा है कि अगर कोई डॉक्टर ब्लड सैंपल लेता है तो अगर मान लो कोई महिला डॉक्टर, पहले से तो बात है कि महिला डॉक्टर लेगी, अगर मान लो महिला डॉक्टर नहीं है और कोई डॉक्टर अगर वो लेता है तो कोई भी महिला उसकी उपस्थिति में जो है उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। बस सीधी सी बात है, कोई भी महिला जो है उपस्थित होगी और उसकी उपस्थिति में वो डॉक्टर जो है ब्लड सैंपल ले सकता है। दूसरा कहता है जब वह अनंतरंग रोगी के रूप में किसी अस्पताल में हो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में प्रयोग परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा की जाएगी। अब ये कह रहा है कोई रोगी के रूप में तो उससे भी अपेक्षा की जा सकती है। मान लो एक्सीडेंट हो गया था, नशा चला रहा था गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब इलाज चल रहा है तो उसका भी सैंपल लेने की जो है पुलिस अधिकारी उससे अपेक्षा कर सकता है। वही 2 बातें इसमें आएंगी। यदि पुलिस अधिकारी को ये प्रतीत वगैरह होता है कि इसने जो है नशा वगैरह किया था और इसमें लिखा है यदि पुलिस अधिकारी को प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति के संबंध में श्वास का परीक्षण किया गया ऐसे व्यक्ति के रक्त में अल्कोहल होने का संकेत है, वो दोनों कारण थे वो यहाँ भी हैं। अगर उनको लगता है संदेह है या पहले जो है उस समय घटना के समय इनकार कर दिए थे या नहीं हो पाया था तो अब जब हॉस्पिटल वगैरह में जब इलाज चल रहा उस समय जो है पुलिस अधिकारी उसका ब्लड सैंपल लेने की उससे अपेक्षा कर सकता है। परंतु छोड़ दीजिए कुछ नहीं है।
वही, परंतु में वही बात है कि पहले इंकार कराता है या उसके स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो फिर ब्लड सैंपल वगैरह नहीं लिया जाएगा। तीसरा कहता है इस धारा के अनुसरण में किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। तो जो भी परिणाम आएंगे, इसकी रिपोर्टें जो भी आएंगी वो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी। अब देखिए सेक्शन 205 205 कहता है मोटरयान चलाने की अयोग्यता की उपधारणा। ये उपधारणा है कि भैया आप मोटरयान चलाने के जो है योग्य नहीं थे, इसकी उपधारणा। ये कहता है धारा 185 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी कार्रवाई में यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी समय ऐसा करने के लिए अनुरोध किया गया था, श्वास परीक्षण के लिए, श्वास का नमूना अथवा प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उसके रक्त का नमूना लिए जाने या देने से इनकार किया था, ऐसा नहीं किया था या करने में असफल रहा था, तो उसको इनकार ऐसा ना करना या असफलता जब तक कि उसके द्वारा उचित कारण दर्शित नहीं किया जाता, उस दशा उस इनकार क्या है, इनकार ऐसी दशा ना करना, असफलता जब तक कि उसके लिए उचित कारण दर्शित नहीं किया गया हो, उस समय उसकी दशा के बारे में अभियोजन की ओर से दिए गए किसी साक्ष्य का समर्थन करने वाला या प्रतिरक्षा की ओर से दिए गए किसी साक्ष्य का खंडन करने वाला माना जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये सीधी सीधी सी बात कह रहा है कि भैया जब आपने अगर नमूना नहीं दिया था या आपने इनकार किया था या किसी कोई भी वजह हो जिस वजह से आपने नमूना नहीं दिया या आप इनकार करते हैं, तो कुल मिला के ये मान लिया जाएगा कि उस समय आप मतलब शराब पिए थे, आप ड्रग्स में थे, आप नशा करे हुए थे, मतलब उपधारणा मान ली जाएगी। जब तक कि आप उसके तथ्य की कुछ साबित ना कर दें तो ये मान के चला जाएगा कि भैया उस समय आप जो है गाड़ी चलाने के अयोग्यता है, शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते, यानी कि शराब पी है उसका मतलब है उस समय आप अयोग्य हैं, सेम है तो गाड़ी ना चलाए। तो ये कह रहा है कि भैया अगर आपने अपना जो है सैंपल वगैरह देने से इनकार किया है या कोई और वजह हो सकती है जिस वजह से सैंपल वगैरह नहीं हुआ है, तो मतलब ये मान के चला जाएगा कि भैया उस समय आप जो है नशे में थे। ये वो धारणा कर ली जाएगी कि भैया आप नशे में थे, तो आप दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो भी मान लेंगे कि भैया आप नशे में थे। तो उसके बारे में है ये। अब 206 क्या कहता है सेक्शन 206 कहता है पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति। मतलब जो आपके दस्तावेज वगैरह उनको पुलिस अधिकारी जो है क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है, अपनी कस्टडी में ले सकता है। ये कौन सा सेक्शन कहता है? 206। तो याद रखें कि 206 के बाद है पुलिस अधिकारी जो है आपके दस्तावेज वगैरह है जो परिबद्ध कर सकता है। ये कहता है यदि किसी पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है पर ले जाया जाने वाला कोई भी पहचान चिन्ह अथवा कोई अनुज्ञप्ति, परमिट, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जिससे मोटरयान के ड्राइवर किया गया है। बातों को मिला के ये कह रहा है कि कोई भी दस्तावेज जो वाहन से संबंधित जितने भी दस्तावेज है, चाहे वो चिन्ह हो, चाहे आपका लाइसेंस हो या कोई भी XYZ कोई भी दस्तावेज हो जो वाहन से संबंधित होते हैं, तो उनमें से अगर किसी भी दस्तावेज के बारे में पुलिस अधिकारी को लगता है कि गलत है, ये झूठा है, फेक है, तो वो उन दस्तावेजों को जो है क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। और कारण भी पूछ सकता है कि भैया ये आपकी गाड़ी में, आपके वाहन में या आपके कब्जे में क्या कर रहे हैं। तो ऐसे फेक दस्तावेजों को वो क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। दूसरा कहता है यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का ड्राइवर जिस पर इस अधिनियम के अधीन सामान की तामीर से अन्यथा बच सकता है, तो वह ऐसे ड्राइवर द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति को अभिकृत कर सकेगा और उस अपराध का संज्ञान करने वाले न्यायालय के पास उसे भेजेगा तथा उक्त न्यायालय अपने समक्ष ऐसे ड्राइवर के प्रथम बार उपस्थित होने पर अनुज्ञप्ति को ऐसी अस्थायी अभिस्वीकृति के बदले में जो उपधारा 3 में के अधीन दी जाए उसे लौटा देगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर वो सामने वाले पुलिस अधिकारी को लगता है कि भैया इस पे कार्रवाई होगी, जो भग जाएगा, फरार हो जाएगा,
हाथ नहीं आएगा तो पुलिस अधिकारी जो है उसका लाइसेंस भी है क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। लाइसेंस जब्त करके क्या कर दिया जाता है, न्यायालय में भेज दिया जाता है। उसके बाद न्यायालय जो है प्रक्रिया देखता है, मतलब न्यायालय लौटाता है। तो ये तो आप जानते होंगे, कभी कभी पुलिस वाले लाइसेंस भी जब्त कर लेते हैं, कोई जुर्माना वुर्माना नहीं लिया, सीधा आपका लाइसेंस जब्त कर लिया और चालान बना के फिर जो है आपके न्यायालय में भेज देते हैं। वहां पे फिर न्यायालय में वही होता है, न्यायालय में आपको रकम पैसा जमा करना पड़ता है, फिर न्यायालय आपका लाइसेंस जो है दे देता है। और फिर बाकी जो भी जुर्माना वगैरह वो तो अलग लगाया ही जाता है, तो वो आपको देना ही पड़ता है। तो वो चीज है। तीसरा कहता है कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसने उपधारा 2 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अभिदर्शित किया है, उस व्यक्ति को जिसने अनुज्ञप्ति अभ्यर्थित की है उसके लिए अब अस्थायी अभिस्वीकृति देगा तथा ऐसी अभिस्वीकृति धारक को जब तक वह अनुज्ञप्ति उसे लौटा नहीं दी जाती जाती अथवा ऐसी तारीख तक जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट की गई है, उसमें से जो भी पूर्वतः हो यान चलाने के लिए प्राधिकृत करेगी। अब ये कह रहा है कि भाई जब आपकी जो है लाइसेंस मान लो ले लिया तो अस्थायी रूप से आपको क्या दी जाएगी, एक अभिस्वीकृति दी जाएगी जब तक आपका जो लाइसेंस है जमा रहता है उस समय तक। अब मान लो रास्ते में आपको रोक लिया, है ना, रास्ते में रोक लिया और आप अब मान लो आपको जाना था काफी दूर, 40-50 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना है, तो वहां पे पहले ही पुलिस वाला मिला, आपका लाइसेंस क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब आपको वहां तक जाना, बीच रास्ते में बगैर लाइसेंस कैसे जाओगे, तो उसी के बारे में कह रहा है कि उस समय आपके लिए क्या दे दी जाएगी, एक अस्थायी रूप से अनुज्ञप्ति, मतलब एक तरीके से अस्थायी रूप से परमिशन होगी, वो दे दी जाएगी वाहन चलाने। वो कब तक रहेगी, जब तक आपकी जो है पहुंच के वो आपकी मिल नहीं जाती उस समय तक के लिए आपको जो है अस्थायी रूप से दे दी जाएगी, है ना। तो दे क्या दी जाएगी, जो रसीद होती है ना, कोई अलग से अनुज्ञप्ति प्रोसेस नहीं होती, वही रसीद ही मान्य होती है। जैसे आपका लाइसेंस जब्त करते हैं तो उसके बदले में एक रसीद देंगे आपको, तो वो रसीद ही जो है वैलिड रहती है, उसको लेकर के आप उस समय तक, टाइमिंग लिमिट रहता है उसमें 24 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, जितना भी टाइम हो कि भैया इतने घंटे में आपको न्यायालय में, या 4 दिन में, 7 दिन में, उसमें टाइम लिमिट रहती है। उसमें टाइम लिमिट रहती है कि भैया 7 दिन के भीतर आप, क्योंकि जो पुलिस वाले जो भी जब्त करेंगे आपका लाइसेंस वो न्यायालय में पेश करेगी, तो उसमें एक समय अवधि रहती है कि भाई 15 दिन के भीतर जो है आप न्यायालय में उपस्थित होंगे, है ना, उसमें आपको टाइम दे दिया जाता है, एक रसीद काट के टाइम। तो वो एक तरीके से वो अनुमति है, किस चीज की अनुमति, 15 दिन तक आपको जो है, अब लाइसेंस तो बचा नहीं, तो वो उस समय वो जो आपको रसीद मिली उसके आधार पर वाहन चला सकते हो, है ना। 15 दिन तो के भीतर ही भीतर आपको न्यायालय में जाना, ये उदाहरण बता रहा हूँ, ये टाइम ऐसा नहीं कि फिक्स 15 ही दिन हो, कुछ जो भी होता हो अधिनियम में, जो भी उन्होंने निर्धारित किया हो। तो उदाहरण के लिए मान लो 15 दिन उन्होंने टाइम दिए, तो 15 दिन तक आप चला सकते हो, 15 दिन के बाद जाओगे, फिर उसके बाद जो भी न्यायालय फैसला करेगा उसके हिसाब से होगा, है ना। तो वो अस्थायी एक तरीके से आपका वाहन चलाने की हो जाएगी। बाकी इसमें कुछ नहीं है, देखिए आगे देखिए, ये कहता है परंतु कहता है, परंतु यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उसके आवेदन पर किए जाने पर यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति उसके धारक को अभी स्वीकृति में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसे किसी कारण से जिसके लिए वह धारक उत्तरदायी नहीं है, नहीं लौटाई जा सकती अथवा नहीं लौटाई गई है, तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति मोटर चलाने के प्राधिकार की अवधि को उक्त तारीख तक के लिए बढ़ा सकेगा या अभी स्वीकृति में निर्दिष्ट की जाएगी। ये कह रहा है अगर किसी भी वजह से नहीं लौटाई जा सकी तो जो है अवधि उसको बढ़ाई जा सकती, न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा वो अवधि बढ़ाई जा सकती है, या न्यायालय को लगता है कि कुछ समय तक अभी नहीं देना चाहिए तो वो अवधि बढ़ाई जा सकती है वाहन वगैरह चलाने के लिए। चौथा कहता है राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति यदि उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान के चालक के धारा 183, 184, 185, 89 और 90, 121 थोड़ी धाराएं, ये सारी धाराएं हैं, धारा के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और उसे धारा 19 के अधीन निहित संबंधित कार्रवाइयों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रसित करेगा। ये कह रहा है कि ऊपर जो वर्णित धाराएं हैं, 190 है, 190, 194 सी है और उसके बाद डी है, ई है, इनसे संबंधित कोई अगर अपराध किया है तो वो जो पुलिस अधिकारी उस अनुज्ञप्ति को क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। जब्त करने के बाद कहाँ भेजेगा, जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसके पास उसको भेज दिया जाएगा। अस्थायी जेई है, परंतु लिखा, परंतु अनुज्ञप्ति को जब्त करने वाला व्यक्ति उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति को देगा, किंतु ऐसी अभिस्वीकृति धारक को तब तक चालन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक अनुज्ञप्ति उसको लौटा नहीं दी जाए।
तो ये कह रहा अस्थायी देगा तो उसको चलाने के लिए, लेकिन तब तक वो प्राधिकृत नहीं होगी जब तक वो जो है अनुज्ञप्ति जो धारण करता है उसको वापस ना मिल जाए या उसको लौटा दिया ना जाए। अब देखिए सेक्शन 207। 207 क्या कहता है? 207 कहता है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग किए गए यानों के विरुद्ध को निरुद्ध करने की शक्ति। ये कह रहा है भैया रजिस्ट्रेशन वगैरह ही नहीं है आपको, तो ऐसे वाहन अगर आप चलाते हैं तो उसको भी निरुद्ध किया जा सकता है, उनको भी जब्त आदि किया जा सकता है। ये कहता है यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करके धारा 66 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना अथवा उस मार्ग संबंधी जिस पर उस क्षेत्र संबंधी जिसमें अथवा उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वो उस यान को अभिकृत और विहित रीति से निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई ऐसा कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा जो उस यान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित समझे। तो सीधी सीधी मोटी बात ये है कि अगर आप पे परमिट नहीं है या आप जो वाहन का जो है रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं है, या जिस क्षेत्र के लिए परमिट था उस क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र में आप चलाते हैं, तो उस वाहन को क्या किया जा सकता है, उस वाहन को उठवाया जा सकता है, उस वाहन को जब्त किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी हो या आरटीओ वाले दोनों, जो आपको लगता है कि उसमें लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है या जहाँ की परमिट था उससे भिन्न चलाते हैं, तो उस वाहन को क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, मतलब उसको जब्त किया जा सकता है एक तरीके से। परंतु कहता है परंतु जहां किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धारा 3-4 का उल्लंघन करके या धारा 66 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है, वहां यान को अभिकृत करने के बजाय यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिकृत कर सकेगा। ये कह रहा है कि अगर उसको लगता है धारा 66 की उपधारा 1 द्वारा कोई अपेक्षाओं को पूरा किए बिना अगर उसको लगता है कि जरूरत नहीं है, तो वो परमिट वगैरह जो है उनको भी क्या कर सकता है, जब्त वगैरह कर सकता है, अगर उससे लगता है इससे काम हो सकता है तो, है ना। दूसरा कहता है जहां मोटर यान उपधारा 1 के अधीन अभिकृत अनुबंध किया गया है, वहां उस मोटर यान का स्वामी या वार्ड साधक व्यक्ति परिवहन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी अधिकारी को ऐसे यान के निर्मुक्ति कर देने के लिए सुसंगत दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकेगा। ये तो आप जानते हैं, वाहन जब्त हो गया तो क्या करोगे, जो भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह वो लेके आप पहुंचोगे, परिवहन प्राधिकरण है या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होता है उसके पास आप पहुंचोगे। पहुंचने के बाद जो भी आप दस्तावेज वगैरह वाहन के वो दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे, उनका सत्यापन वगैरह करना पड़ेगा, जो भी शुल्क वगैरह जो भी लगता है वो लगता ही है, तो वो शुल्क वगैरह जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका वाहन छोड़ सकता है, जैसा प्राधिकारी ठीक समझे। वो प्राधिकारी अपना विवेक से जैसा फैसला करे उस हिसाब से वो है आपका वाहन को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब 208 कहता है मामलों का संक्षिप्त निपटारा। सेक्शन 208 कहता है मामलों का कैसा निपटारा, संक्षिप्त में निपटारा। ये कहता है इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध उस अपराध से भिन्न जो केंद्र सरकार द्वारा नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मतलब जो केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट उन अपराधों को छोड़ के का संज्ञान करने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति पर तामील किए जाने वाले समन में, पहला कहता है उस दशा में जिसमें अपराध इस अधिनियम के अधीन कारावास से दंडनीय है, कह सकेगा कि वह, और किसी अन्य मामले में यह कह सकेगा कि पहला वह स्वयं अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो, आरोप की सुनवाई के पूर्व किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक यह अभिवचन करे कि वह आरोप का दोषी है और न्यायालय को धनादेश द्वारा उतनी राशि जो उस अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए निरूपित किए जा सके, जितनी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे भेजे, और धनादेश के कूपन की दोषी होने की अभिवचन करे। वही बात है कि जो अपराध की सरकार ने विनिर्दिष्ट की उनको तो छोड़ दिया जाएगा, बाकी अन्य मामलों में न्यायालय कह सकता है कि भैया या तो आप स्वयं उपस्थित हो जाओ या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो जाओ, या जो भी जुर्माने की रकम है जो अधिकतम की रकम है वो आप क्या करें कूपन या डाक द्वारा, जैसे अपन सीआरपीसी में जो भी चलता हो तो उसके माध्यम से जो है आप जो है जुर्माना भर दो। ऐसे जो है मामले को निपटाया इसमें जा सकता है। परंतु कहता है परंतु न्यायालय उपधारा 2
में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध की दशा में समन में यह कथन करेगा कि यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो वह ऐसा अभिवचन खंड खा में विनिर्दिष्ट रीति से करेगा और ऐसे सम्यक ऐसे अभिभाग से युक्त अपने पत्र के साथ अपनी चालन अनुमति न्यायालय को भेजेगा। ये क्या कह रहा है, अभिवचन खंड में खा में विनिर्दिष्ट रीति से करेगा और अपना जो भी अपना भी अभिभाग युक्त अपने वचन पत्र के साथ चालन की जो अनुज्ञप्ति वगैरह उनके साथ जो है जो भी डॉक्यूमेंट है चालन अनुज्ञप्ति वगैरह है जो भी उसके कथन है वो भेजेगा न्यायालय को। वो अपना जो जुर्माना वगैरह है वो भी भेजेगा और जो भी कथन वगैरह बोले कथन जो है न्यायालय को भेजेगा। अगला देखिए क्या कहता है, अगला कहता है जहां वह अपराध जिसकी बाबत उपधारा 1 के अनुसार कार्रवाई की गई है ऐसा अपराध है जो केंद्र सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय यदि अभियुक्त व्यक्ति यह अभिवचन करता है कि वह आरोप का दोषी है और उसने अपने अभिभाग से युक्त पत्र के साथ अपनी चालन अनुज्ञप्ति न्यायालय को भेजी है तो न्यायालय उसकी चालन अनुज्ञप्ति ऐसी दोष सिद्धि को प्रस्तावित करेगा। मतलब चालन अनुज्ञप्ति वगैरह जो है उसी के आधार पर न्यायालय क्या करेगा, उससे दोष सिद्ध कर देगा और उसी पर टीप वगैरह जो लगती है उसी के आधार पर उसे दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। मतलब जुर्माने की रकम भेजोगे, चालन की जो अनुमति लाइसेंस जो भेजोगे उस पर न्यायालय टीप कर देगा कि भैया वसूली हो गई और ये दोष सिद्ध है तो वो सारी उस हिसाब से जो है मैटर को निपटा दिया जाएगा। तीसरा कहता है चालन अनुज्ञप्ति मंगाई इसीलिए जाती है कि जब भी न्यायालय जुर्माना वगैरह लेना ना उस पर टीप करेगा, आपका जुर्माना होगा ठीक है आपकी सजा हो गई कंप्लीट हो गई लेकिन उस पर टीप तो लगाएगा न्यायालय कितना जुर्माना जो है इनसे वसूला। वो टीप इसलिए लगाई जाती है कि भविष्य में जब आप दोबारा करोगे तो वो टीप देख समझ में आएगा कि इनको पहले और लगा था, पहले और भी इन पर जो है लगा था, तो इस तरीके की टीपें वगैरह उस पर लगा दी जाती है। आजकल तो डिजिटल बन गया तो उसमें चढ़ जाती है ना, कंप्यूटर से चढ़ा देंगे कि भैया फलानी तारीख को जो है इतना इतना जुर्माना जो है लगा था। ठीक है। तीसरा कहता है जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और विनिर्दिष्ट राशि भेजता है तथा यह उसने यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है, वहां अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना उसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्रतिकूल बात के होते हुए दोषी होने का अभिवचन करने के कारण अनुचित अनुज्ञप्ति धारण करने अभिप्राप्त करने से निरस्त किया। ये तो आप जानते हैं जब सामने वाला बेचारा खुद ही जुर्माना भर देता है तो उसको फिर अन्य कोई दोष सिद्धि नहीं की जाएगी या ऐसा नहीं किया जाएगा कि बोले लाइसेंस से जो है अनुज्ञप्ति या लाइसेंस प्राप्त करने से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 200 सेक्शन 209 क्या कहता है आपका। सेक्शन 209 कहता है दोष सिद्धि पर निर्बंधन शर्तें हैं। निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शन शर्तें कुछ एक तरीके की लगाई जा सकती हैं, अगर आपके दोष सिद्धि होती तो कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। देखिए इसको भी पढ़ लेते। 183 184 के दिन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित कोई व्यक्ति तभी दोष सिद्ध किया जाएगा, ये कह रहा है वो शर्तें कि कब दोष सिद्ध किया जाएगा। पहला कहता है अपराध किए जाने के समय उसे यह चेतावनी दे दी गई थी कि उसका अभियोजन करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, तो मतलब पहले से उसे बता दिए गए थे ये कि भैया आपका जो है अभियोजन के लिए विचारण वगैरह किया जाएगा। दूसरा अपराध किए जाने के 14 दिन के भीतर अपराध का स्वरूप तथा वह समय और ऐसा स्थान जहां उसका किया जाना अभिकथित है विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना की तामील पर उस अपराध किए जाने के समय यानी कि स्वामी के रूप में रजिस्ट्री किस व्यक्ति पर कर दी गई है या रजिस्ट्री की डाक द्वारा भेजी गई। तो ये कह रहा है कि भैया 14 दिन पूर्व उसको सूचना भी दे दी गई है, ये भी शर्त है, ये भी तभी उसका जो व्यक्ति जो है जिसका अपराध का विचारण जो है किया जाएगा जिसने अपराध किया, तो 14 दिन पूर्व क्या दे दी जाएगी, उसको सूचना देना भी आवश्यक है। अगला कहता है अपराध किए जाने के 28 दिन के भीतर उस पर अपराध के लिए समन की तामील कर दी गई, तो अपराध करने के 28 दिन के भीतर जो है अपराध किया है उसके 28 दिन के भीतर जो है उस पर सबकी तामील कर दी गई कि भैया आपका जो है मामला वगैरह चला, कुल मिला के सूचना दे दी गई है, उसे 14 दिन की दी गई है एक जगह और अगर अपराध किया है तो उसके 28 दिन के भीतर उसको उसकी सूचना दे दी गई। परंतु कहता है परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पहला इस उपधारा में निर्दिष्ट सूचना या समन की तामील में असफलता इस बात के कारण हुई थी कि ना तो अभियुक्त व्यक्ति का नाम और पता न यान के कुल मिला के पता नहीं था, ना तो यान के बारे में पता था कि क्या किसका यान है कहने और ना अभियुक्त वगैरह को के बारे में कोई जानकारी वगैरह नाम वगैरह पता वगैरह था, तो ये बात वहां लागू नहीं होगी। दूसरा कहता है ऐसी असफलता के कोई युक्तियुक्त कारण है तो उस मामलों में भी जो है ये धारा जो है लागू नहीं होगी।
अब देखिए सेक्शन 210, अभी थोड़ा ज्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब जो 8:30 बजे वाला बैच उसमें ज्यादा बचा नहीं है, तो आज इसी को कर लें, फिर उसके बाद उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 210 कहता है, दोष सिद्धि संबंधी सूचना का न्यायालयों द्वारा भेजा जाना। ये क्या कह रहा है कि दोष सिद्ध संबंधी सूचना का, अगर दोष सिद्धि हो जाती है उसकी संबंधित संबंधी सूचना है जो कौन के द्वारा भेजी जाएंगी, न्यायालय द्वारा। ये कह रहा है प्रत्येक न्यायालय जिसके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जो चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हुए है इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के लिए जिसके किए जाने में मोटर यान का उपयोग किया गया है, दोषित किया गया है, उसकी सूचना। ये कह रहा है जो भी दोषित किया जाता है, जिस वाहन के विरुद्ध अपराध किया गया है या जिसके साथ अपराध किया गया है, उसकी सूचना किस किस को भेजी जाएगी, उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने वह चालन अनुज्ञप्ति दी थी, उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा उस अनुज्ञप्ति का अंतिम बार नवीनीकरण। ये तो कह रहा है कुल मिला के जो अनुज्ञापन प्राधिकारी, जब न्यायालय किसी भी वाहन के संबंध में कोई सजा वगैरह सुनाता है, किसी व्यक्ति को सुनाता है, तो उसके बारे में जो है सूचना किसको दी जाएगी, जिसने अनुज्ञप्ति दी थी, अनुज्ञापन कुल मिला के प्राधिकारी, उसको सूचना दी जाएगी। या अंतिम बार किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने उसका नवीनीकरण किया था, तो उसको जो है सूचना दी जाएगी। कुल मिला के मोटे तौर पे ये समझ लो कि जो आरटीओ में जो है न्यायालय सूचना भेज देगा, जहां से आपका लाइसेंस बनता है, जहां से आपकी अनुज्ञप्ति बनती है, चाहे बनाई उस अधिकारी को भेजी जाएगी या जिसने अंतिम बार नवीनीकरण किया हो उसको भेज दी जाएगी। ठीक है। और ऐसे प्रत्येक सूचना में अनुज्ञप्ति धारक का नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्या, उसके दिए जाने की तारीख, नवीनीकरण की तारीख, अपराध का शुल्क, ये तो विशिष्टियां हैं। जो आवश्यक विशिष्टियां होती हैं वो सूचना में दी जाएंगी, तभी तो पता पड़ेगा कौन किस ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होता है, वो लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा। जो आवश्यक विशिष्टियां होती रहती हैं वो सूचना में आवश्यक विशिष्टियां होंगी। अब देखिए 220 ए क्या कहता है, सॉरी 220 नहीं है, 210 ए है। 210 ए 210 ए कहता है शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की, ये राज्य सरकार की शक्ति है। क्या शास्तियों में क्या कर सकती है राज्य सरकार, वृद्धि कर सकती है। ये कहता है केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले 1 से अन्यून और 10 से अनधिक गुणांक को निर्दिष्ट करेगी, और ऐसे राज्य के प्रवृत्त होने और विभिन्न गुणांकों ऐसे मोटर यानों विभिन्न वर्गों को लागू किए जाएंगे और इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाए। तो कुल मिला के ये कह रहा है सरकार का जो भी पैमाना हो 1 से 10 लेके गुणांकों में सरकार जो है उनको कैलकुलेट करेगी, और उस हिसाब से क्या कर सकती है सरकार जो है अलग अलग वाहनों के लिए क्या कर सकती है, शास्तियों को बढ़ा सकती है ना। तो जैसे जो राज्य सरकार चाहे वैसे बढ़ा सकती है, अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग फिक्स कर सकती है। ये कोई खास नहीं कि बस इसका सेक्शन याद रख सकते हैं। 210 बी क्या कहता है, दो सौ दस भी ये कोई खास कार्य प्राधिकरण द्वारा कह रहा है कि प्राधिकारी जो इस अधिनियम को बंदों को प्रवर्त कर, जो लोक सेवक के कुल मिला के जो इस अधिनियम से क्या होंगे, वो दायी होंगे। आगे कहता है सी भी आता है इसका, सी भी है, सी चलिए देख लीजिए। सी कहता है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ये केवल सेक्शन याद रखना, केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है। और जो है 110 का जो है डी है उसमें जो है राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। इसके बाद जो है आपका अध्याय 14, इसमें भी देखिए आज क्योंकि थोड़ा सा है, कोई खास नहीं बचा है, पीछे एक दो कुछ सेक्शन है बस खत्म है। ये सेक्शन जो है आपका अध्याय है आपका अध्याय कहता है फीस उद्गृहित करने की रीति। तो ये सेक्शन याद रखना है आपको, 211 सेक्शन 211 जो है आपको याद रखना है कि फीस कैसे वसूल की जाएगी, फीस उद्गृहण करने की रीति क्या होगी। तो ये देखिए रीतियां तो नॉर्मल जो होती हैं वही होती हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे सीआरपीसी में होता है ना वसूली होती है जुर्माना, उसी तरीके से वसूली की जाती है। देखिए